दीप्ति श्यामाचरण की धाक सारे नगर में छाई हुई थी। नगर में कोई ऐसा हाकिम न था जिसकी लोग इतनी प्रतिष्ठा करते हो। इसका कारण कुछ तो यह था कि वे स्वभाव से मिलनसार और सरलशील थे, और कुछ यह कि रिश्वत से उन्हें बड़ी घृणा थी। न्याय विचार ऐसी सूक्ष्मता से करते थे कि 10-12 वर्ष के भीतर कदाचित उनके 2 ही 4 फैसलों की अपील हुई होगी। अंग्रेजी का एक अक्षर न जानते थे, परंतु बैरिस्टरों और वकीलों को भी उनकी नैतिक पहुंच और सूक्ष्मदर्शिता का आश्चर्य होता था। स्वभाव से स्वाधीनता कूट कूट कर भरी थी। घर और न्यायालय के अतिरिक्त किसी ने उन्हें और कहीं जाते नहीं देखा था। मुंशी शालिग्राम जब तक जीवित थे, या यूँ कहिए कि वर्तमान थे, तब तक कभी कभी चित्त विनोदार्थ उनके यहाँ चले जाते थे। जब वे लुप्त हो गए, डिप्टी साहब ने घर छोड़कर हिलने की शपथ ले ली। कई वर्ष हुए एक बार कलेक्टर साहब को सलाम करने गए थे। खान सामा ने कहा, साहब स्नान करने गए हैं। 2 घंटे तक बरामदे में एक मोड़े पर बैठे प्रतीक्षा करते रहे। तदंतर साहब बहादुर आए, हाथ में एक टेनिस बैट लिए हुए निकले और बोले, बाबू साहब, हमको खेद है कि आपको हमारी बाट देखनी पड़ी। मुझे आज अवकाश नहीं, क्लब घर जाना है, आप फिर कभी आवें। यह सुनकर उन्होंने साहब बहादुर को सलाम किया और इतनी सी बात पर फिर किसी अंग्रेज की भेंट को ना गए। वंश प्रतिष्ठा और आत्मगौरव पर उन्हें बड़ा अभिमान था। वे बड़े बड़े रसिक पुरुष थे। उनकी बातें हास्य के रूप में होती थीं। संध्या के समय जब वे कतिपय विशिष्ट मित्रों के साथ द्वारांगण में बैठते, तो उनके उच्च हास्य की गूंजती हुई प्रतिध्वनि वाटिका से सुनाई देती थी। नौकरों चाकरों से वे बहुत सरल व्यवहार रखते थे। यहाँ तक कि उनके संग अलाव के बैठने में भी उनको कुछ संकोच न था, परंतु उनकी धाक ऐसी छाई हुई थी कि उनकी इस सज्जनता से किसी को अनुचित लाभ उठाने का साहस न होता था। चाल ढाल सामान्य रखते थे। कोट पतलून से उन्हें घृणा थी। बटनदार ऊंची अचकन, उस पर एक रेशमी काम की अबा, काला शिमला, ढीला पजामा और दिल्ली वाला नोकदार जूता उनकी मुख्य पोशाक थी। उनके दोहरे शरीर, गुलाबी चेहरे और मध्य डील पर जितनी यह पोशाक शोभा देती थी, उतनी कोट पतलून से संभव न थी। यद्यपि उनकी धाक सारे नगर भर में फैली हुई थी, तथापि उनके घर के मंडलांतर्गत उनकी एक न चलती थी। यहाँ उनकी सुयोग अर्धांगिनी का साम्राज्य था। वे अपने अधिकृत प्रांत में स्वच्छंदता पूर्वक शासन करती थीं। कई वर्ष व्यतीत हुए। डिप्टी साहब ने उनकी इच्छा के विरुद्ध एक महाराजन को नौकर रख लिया था। महाराजन कुछ रंगीली थी। प्रेमवती अपने पति की इस अनुचित कृति पर ऐसी रुष्ट हुई कि कई सप्ताह तक कोप भवन में बैठी रही। निदान विवश होकर साहब ने महाराजन को विदा कर दिया। तब से उन्हें फिर कभी गृहस्थी के व्यवहार में हस्तक्षेप करने का साहस न हुआ। मुंशी जी को 2 बेटे और 1 बेटी थी। बड़ा लड़का साधारणगत वर्ष डिग्री प्राप्त करके इस समय रुड़की कॉलेज में पढ़ाता था। उसका विवाह फतेहपुर सीकरी के एक रईस के यहाँ हुआ था। मझिल लड़की का नाम सेवती था। उसका भी विवाह प्रयाग के एक धनी घराने में हुआ था। छोटा लड़का कमलाचरण अभी तक अविवाहित था। प्रेमवती ने बचपन से ही लाड़ प्यार करके उसे ऐसा बिगाड़ दिया था कि उसका मन पढ़ने लिखने में तनक भी नहीं लगता था। 15 वर्ष का हो चुका था, पर अभी तक सीधा सा पत्र भी न लिख सकता था, इसलिए वहाँ से भी वह उठा लिया गया। तब एक मास्टर साहब नियुक्त हुए और 3 महीने रहे, परंतु इतने दिनों में कमलाचरण ने कठिनता से 3 पाठ पढ़े होंगे। निदान मास्टर साहब भी विदा हो गए। तब डिप्टी साहब ने स्वयं पढ़ाना निश्चित किया, परंतु एक ही सप्ताह में उन्हें कई बार कमला का सिर हिलाने की आवश्यकता प्रतीत हुई। साक्षियों के बयान और वकीलों की सूक्ष्म आलोचनाओं के तत्व को समझना कठिन नहीं है, जितना किसी निरुत्साही लड़के के मन में शिक्षा रुचि उत्पन्न करना है।
प्रेमवती ने इस मारधाड़ पर ऐसा उत्पात मचाया कि अंत में डिप्टी साहब ने भी झल्ला कर पढ़ाना छोड़ दिया। कमला कुछ ऐसा रूपवान, सुकुमार और मधुर भाषी था कि माता उसे सब लड़कों से अधिक चाहती थी। इस अनुचित लाड़ प्यार ने उसे पतंग, कबूतरबाजी और इसी प्रकार के अंध कुव्यसनों का प्रेमी बना दिया था। सबेर हुआ और कबूतर उड़ाए जाने लगते, बटेरों के जोड़ छूटने लगे। संध्या हुई और पतंग के लंबे लंबे पेंच होने लगे। कुछ दिनों से जुए का भी चस्का चल रहा था और दर्पण, कंघी और तेल में तो मानो उनके प्राण ही बसते थे। प्रेमवती एक दिन सुरमा से मिलने गई हुई थी। वहाँ उसने व्रजरानी को देखा और उसी दिन से उसका जी ललचाया हुआ था कि वह बहू बनकर मेरे घर में आए तो घर का भाग्य जाग उठे। उसने सुशीला पर अपना यह भाव प्रकट किया। वर्जन का 13वां आरंभ हो चुका था। पति पत्नी में विवाह के संबंध में बातचीत हो रही थी। प्रेमवती की इच्छा पाकर दोनों फूले न समाये। एक तो परिचित परिवार, दूसरे कुलीन लड़का, बुद्धिमान और शिक्षित, पैतृक संपत्ति अधिक, यदि उनमें नाता हो जाए तो क्या पूछना। चटपट रीति के अनुसार संदेश कहला भेजा। इस प्रकार संयोग ने आज इस वैशाल्य वृक्ष का बीज बोया जिसने 3 ही वर्ष में कुल का सर्वनाश कर दिया। भविष्य हमारी दृष्टि से कैसे गुप्त रहता है। अजय हुई संदेश पहुंचा। सास, ननद और बहू में बातें होने लगीं। बहू चंद्रा बोली, क्यों माँ, क्या आप इसी साल ब्याह करेंगी? प्रेमवती बोली, और क्या तुम्हारे लाला जी के मानने की देरी है? बहू ने कहा, कुछ तिलक दहेज भी ठहरा है। प्रेमवती बोली, तिलक दहेज ऐसी लड़कियों के लिए नहीं ठहराया जाता। जब तुला पर लड़की लड़के के बराबर नहीं ठहरती तभी दहेज का पासंग बनाकर उसे बराबर कर देने हैं। हमारी व्रजरानी कमला से बहुत भारी है। सेवती कुछ दिनों घर से खूब धूमधाम रहेगी। भाभी गीत गाएंगी, हम ढोल बजाएंगे। क्यों भाभी? चंद्रा बोली, मुझे नाचना गाना नहीं आता। चंद्रा का स्वर कुछ भद्दा था, जब गाती स्वर भंग हो जाता था, इसलिए उसे गाने से चिढ़ती। सेवती बोली, यह तो तुम आप ही करो, तुम्हारे गाने की तो संसार में धूम है। चंद्रा जल गई, तीखी होकर बोली, जिसे नाच गाकर दूसरों को लुभाना हो वह नाच गाना सीखे। सेवती ने कहा, तुम तो तनिक सी हंसी में रूठ जाती हो, जरा वह गीत गाओ तो। तुम तो श्याम बड़े बेखबर हो, यह समय सुनने को बहुत जी चाहता है। महीनों से तुम्हारा गाना नहीं सुना। चंद्रा बोली, तुम गाओ, कोयल की तरह कूकती हो। सेवती ने कहा, लो अब तुम्हारी यही चाल अच्छी नहीं लगती। मेरी अच्छी भाभी तनिक गाओ। चंद्रा ने कहा, मैं इस समय ना गाऊंगी। क्यों, मुझे कोई डोमनी समझ लिया है क्या? सेवती ने कहा, मैं तो बिना गीत सुने आज पीछा ना छोड़ूंगी। सेवती का स्वर परम सुरीला और चित्ताकर्षक था। रूप और आकृति भी मनोहर, कुंदन वर्ण और रसीली आंखें, प्याली रंग की साड़ी उस पर खूब खिल रही थी। वह आप ही आप गुनगुनाने लगी, तुम तो श्याम बड़े बेखबर हो, तुम तो श्याम बड़े, आप तो श्याम पियो दूध के कुल्हड़, मेरी तो पानी पे गुजर हो, तुम श्याम बड़े बेखबर। दूध के कुल्हड़ पर वह हंस पड़ी। प्रेमवती भी मुस्कुराई, परंतु चंद्रा रुष्ट हो गई। अब बोली, बिना हंसी की हंसी हमें नहीं आती, इसमें हंसने की क्या बात है? सेवती ने कहा, आओ हम तो मिलकर गाएं। चंद्रा बोली, कोयल और कौए का क्या साथ? सेवती ने फिर कहा, क्रोध तो तुम्हारी नाक पर रहता है। चंद्रा बोली, तो हमें क्यों छेड़ती हो? हमें गाना नहीं आता तो कोई तुमसे निंदा करने तो नहीं आता। कोई का संकेत राधाचरण की ओर था। चंद्रा में चाहे और गुण ना हो, परंतु पति की सेवा वह तन मन से करती थी। उसका तनिक भी सिर धमका कि इसके प्राण निकला। उनको घर आने में तनिक देर हुई कि वह व्याकुल होने लगी। और जब से वे रुड़की चले गए तब से चंद्रा का हंसना बोलना सब छूट गया था। उसका विनोद उनके संग चला गया था। उन्हीं कारणों से राधाचरण को स्त्री का वशीभूत बना दिया था। प्रेम, रूप, गुण आदि सब त्रुटियों का पूरक है। सेवती बोली,
निंदा क्यों करेगी? कोई तो तन मन से तुम पर रिझा हुआ है। चंद्रा ने कहा, इधर कई दिनों से चिट्ठी नहीं आई। सेवती बोली, 3-4 दिन हुए होंगे। चंद्रा ने कहा, तुमसे तो हाथ पैर जोड़कर हार गई, तुम लिखती ही नहीं। सेवती ने कहा, अब वे ही बातें प्रतिदिन कौन लिखे? कोई नई बात हो तो लिखने को जी भी चाहे। चंद्रा ने कहा, आज विवाह के समाचार लिख देना। लव को कलम दबात। सेवती बोली, परंतु एक शर्त पर लिखूंगी। चंद्रा ने कहा, बताओ। सेवती, तुम्हें श्याम वाला गीत गाना पड़ेगा। चंद्रा ने कहा, अच्छा गा दूंगी। हंसने को जी चाहता है ना, हंस लेना। सेवती ने फिर कहा, पहले गा दो तो लिखूं। चंद्रा ने कहा, ना लिखोगी फिर बातें बनाने लगोगी। सेवती ने कहा, तुम्हारी शपथ। लिख दूंगी, गाओ। चंद्रा गाने लगी, तुम तो श्याम बड़े बेखबर हो, तुम तो श्याम पियो दूध के कुल्हड़, मेरी तो पानी पे गुजर पानी पे गुजर हो, तुम तो श्याम बड़े बेखबर। अंतिम शब्द कुछ ऐसे बेसुरी निकले कि हंसी को रोकना कठिन हो गया। सेवती ने बहुत रोका पर न रुक सकी। हंसते हंसते पेट में बल पड़ गया। चंद्रा ने दूसरा पद गाया, आप तो श्याम रखो दो दो लुगैया, मेरी तो आप ही पे नज़र आप ही पे नज़र, तुम तो श्याम बड़े बेखबर। लुगैया पर सेवती हंसते हंसते लोटपोट हो गई। चंद्रा ने सजल नेत्र होकर कहा, अब तो बहुत हंस चुकी, लाऊं कागज? सेवती ने कहा, नहीं नहीं, अभी तनिक हंस लेने दो। सेवती हंस रही थी कि बाबू कमलाचरण का बाहर से शुभागमन हुआ। 15-16 वर्ष की आयु थी। गोरा गोरा गेहूं रंग, छरहरा शरीर, हंसमुख भड़कीले वस्त्रों से शरीर और अलंकृत किए इत्र में बसे, नेत्रों में सुरमा, अधर पर मुस्कान और हाथ में बुलबुल लिए आकर चारपाई पर बैठ गए। सेवती बोली, कमलू, मुँह मीठा कराओ तो तुम्हें ऐसे शुभ समाचार सुनाए कि सुनते ही फड़क उठो। कमला बोला, मुँह तो तुम्हारा आज अवश्य मीठा होगा, चाहे शुभ समाचार सुनाओ चाहे ना सुनाओ। आज इस पट्टे ने यह विजय प्राप्त की है कि लोग दंग रह गए। यह कहकर कमलाचरण ने बुलबुल को अंगूठे पर बिठा लिया। ती बोली, मेरी खबर सुनते ही नाचने लगोगे? कमला, तो अच्छा है कि आप न सुनाइए, मैं तो आज यूं ही नाच रहा हूँ। इस पट्टे ने आज नाक रख ली, सारा नगर दंग रह गया। नवाब मुन्ने खां बहुत दिनों से मेरी आंखों में चढ़े हुए थे। एक पास होता है, मैं उधर से निकला तो आप कहने लगे, मियाँ कोई पट्ठा तैयार हो तो लाओ, दो दो चौंच हो जाए। यह कहकर आपने अपना पुराना बुलबुल दिखाया। मैंने कहा, कृपा निधान, अभी तो नहीं, परंतु एक मास में यदि ईश्वर चाहेगा तो आपसे अवश्य एक जोड़ होगी। और बदबद का आज आगा शेर अली के अखाड़े में बदान ही ठहरी। 50-50 रुपए की बाजी थी। लाखों मनुष्य जमा थे। उनका पुराना बुलबुल विश्वास मानो सेवती कबूतर के बराबर था, परंतु वह भी केवल फूला हुआ ना था, सारे नगर के बुलबुल को पराजित किए बैठा था। बलपूर्वक लात चलाई, इसने बार बार नचाया और फिर झपट कर उसकी चोटी दबाई। उसने फिर चोट की, यह नीचे आया। चतुर्दिक कोलाहल मच गया, मार लिया मार लिया। तब तो मुझे भी क्रोध आया। झपट कर जो ललकारता हूँ तो यह ऊपर और वह नीचे दबा हुआ है। फिर तो उसने कितना ही सिर पटका कि ऊपर आ जाए, परंतु इस शेर ने ऐसा दबा कि सिर ना उठाने दिए। नवाब साहब स्वयं उपस्थित थे, बहुत चिल्लाए, पर क्या हो सकता है। इसने उसे ऐसा दबोचा था जैसे बात चिड़िया को। आखिर बकटुट भागा। इसने पाली के उस पार तक पीछा किया पर ना पा सका। लोग विस्मय से दंग हो गए। नवाब साहब का तो मुख मलिन हो गया। हवाइयाँ उड़ने लगीं। रुपए हारने की तो उन्हें कुछ चिंता नहीं, क्योंकि लाखों की आय है, परंतु नगर में जो उनकी धाक जमी हुई थी वह जाती रही। रोते हुए घर को सिधारे। सुनता हूँ यहाँ से जाती ही उन्होंने अपने बुलबुल को जीवित ही गाड़ दिया। यह कहकर कमलाचरण ने जेब खनखनाई। सेवती ने कहा, तो फिर खड़े क्या कर रहे हो, आगरे वाली की दुकान पर आदमी भेजो। कमला बोला, तुम्हारे लिए क्या लाऊं भाभी? सेवती बोली, दूध के कुल्हड़। कमला बोली, और भैया के लिए? सेवती ने कहा, दो दो लुगैयाँ। यह कहकर दोनों ठट्टा मारकर हंसने लगे।